म्यूज़िक की आपने अभी बात की है कि म्यूज़िक जो है वो फ़िल्म का एक अहम हिस्सा होता है। अब जो इंडियन मूवीज़ आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं और उसका म्यूज़िक का प्रीमियर अलग से रखते हैं और फ़िल्म का प्रीमियर जो है वो अलग से रखते हैं, और पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती। इसलिए कि इसे ये अहमियत नहीं देते, वो समझते कि आम चीज़ है। कितने चैनल्स हैं हमारे मुल्क के, किसी ने भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं रखा हुआ अपने पास। उसकी वजह ये है, अब हमारे पास कोई ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है। हम टीवी के OSTs बनते हैं, या अभी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, या ग्रीन टीवी है उसके OST काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, उस बारे में क्या आपका? वो है कि देखिए, वो अच्छे लोग हैं, वो लोग जो हैं जो कर रहे हैं इनको, लेकिन वो लोगों को फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं आपका मेज़बान वकास मुग़ल। नाज़रीन, स्टूडियो में इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक़ म्यूज़िक से है। जब आप कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं उसके पीछे एक प्लेबैक म्यूज़िक का वजूद होता है, और म्यूज़िक के बगैर आपको ड्रामा या फिल्म देखने का मज़ा नहीं आता। जी हाँ नाज़रीन, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं M शकील माधू। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे विजन वाइब वालों ने म्यूज़िक की खिदमत करने का मौका दिया है। आपने खिदमत करने का मौका दिया। सर, आप कब से ये कर रहे हैं काम, और कब से आपने ये सीखना शुरू किया है, और कितने लोगों को आपने सिखाया है? ऐसा है कि मैं तकरीबन इसमें 30-35 साल से हूँ इस। माशाल्लाह। तो मेरे जो उस्ताद हैं वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हैं, जो हीर रांझा का जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, और उनके आगे शागिर्द हैं ख्वाजा रशीद साहब जो भी हयात हैं, तो उनका आगे मैं शागिर्द हूँ मौसीकार में। तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, कंपोज़र हूँ। तो पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो बाहर भी मैं रहा, अबू धाबी, दुबई, शारजा में रहा कुछ अर्सा, और वहाँ मैंने कैसेट की। वहाँ भी एक सिंगर हैं शोभना चंद्र मोहन, उनका काम है वो इंडियन सिंगर? जी, इंडियन सिंगर है, और उनका काम जो है ना ऑन एयर है। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया, तो यहाँ आके फिर मुझे मौका मिला कि मैं शाह हुसैन, माधोलाल हुसैन की एक मनकबत बनाऊँ जो पहले नहीं थी, तो वो बनाई मैंने। और उसके अलावा और भी मतलब कंपोज़ की चीज़ें हैं, तो वो सब हैं, 8, 9, 10 हैं। तो उसकी वजह से मेरा नाम मोहम्मद शकील है, तो वो मनकबत बनाने की वजह से लोगों ने मुझे मोहम्मद शकील माधो का नाम दे दिया, तो उनकी मेहरबानी। तो आगे मैं पाकिस्तान की आया, यहाँ एक फ़िल्म की मैंने, मुर्शद बादशाह, उसमें नूरा लाल को गवाया। ये पहली फ़िल्म थी आपकी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर? एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। तो वो एक ही फ़िल्म की, उसके बाद मैं छोड़ गया फील्ड को, तो फिर मैं अभी वापस आया। वो जगह बनी छोड़ने की? वो कुछ ऐसा है कि मैं बिलोंग टू द फैमिली नहीं हूँ, तो मैं वापस गया, तो कुछ ऐसे क्राइसिस वापस चला गया, यानी कि अपने घरेलू मामलात में चला गया मैं। तो फिर वो मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने कैरी ऑन ना कर सका। तो उसके बाद फिर मैंने और भी काम किया, अनवर रफ़ी साहब को गवाया, अमीर अली साहब को गवाया, तौसीफ़ डार को गवाया, अफशां को गवाया, और मैडम अफशां को सॉरी, और नूरा लाल को गवाया। तो उसके बाद साइमा जहां को, साइमा मुमताज़ को, फिर ऐसे सिंगर्स को। अच्छा, आपने इतने सारों को गवाया, आपने कभी खुद भी गाया? जी, वो हर म्यूज़िक डायरेक्टर जो कंपोज़र होता है वो आधा गवैया होता है। अगर नहीं होगा तो वो बता नहीं सकेगा कि गाने का रुख कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मैं भी गाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ अगर कोई इंसान नहीं गा सकता तो फिर उसे मैंने डमी करके देता हूँ। चलें, आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले, यानी कि आगे मज़ीद बढ़ाने से पहले, कुछ आप सुना के ही दिखा दें हमारे नाज़रीन को। ठीक है, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना एक गाना है, आप गाने समझिएगा इसे। नहीं, हम तो गाने समझेंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक इंडियन गाना है ये, एक रागनी। ये भैरवी रागनी है। ज़िहाल मस्ती
मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है ओ जिहाल मस्ती मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है वो आके पहलू में ऐसे बैठे वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है कि शाम रंगीन हो गई है कि शाम रंगीन हो गई है जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई। ज़बरदस्त, क्या बात। अच्छा, पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म थी उसका म्यूज़िक किसने दिया था? कोई आपको बता सकते हैं इसके बारे में? जी क्यों नहीं बता सकते। बेसिकली मैं स्कॉलर हूँ म्यूज़िक का, तो इसी हिसाब से ना तो काफ़ी कुछ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री उसके बारे में कुछ सूझबूझ रखते हैं थोड़ी बहुत, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान की पहली फ़िल्म जो थी 1948 में बनी, 1947 में पार्टीशन हुआ, 1948 में पहली फ़िल्म बनी तेरी याद। बहुत मुश्किल मरहल से गुज़र कर ये फ़िल्म बनी और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई 1948 में, 1-2 सिनेमा में रिलीज़ हुई लेकिन फ्लॉप हो गई। इसके जो मौसीकार थे वो 2 थे, अनायत अली नाथ साहब और करीम दाद साहब, और इसके शायर जो थे यानी कि नगमा नगार, जिन्हें हम कहते हैं आजकल फिल्मी गाने लिखने वाले, उनको पहले ज़माने में नगमा नगार कहते थे। तो वो जो हैं वो 3 हैं, तनवीर नकवी साहब, कतील शफ़ाई साहब, तो फ़ैल होशियारपुरी साहब, और इसके तकरीबन 8-10 गाने थे। और पाकिस्तान की पहली प्ले बैक सिंगर मुनव्वर सुल्ताना साहिबा, उन्होंने इसको, और उसके बाद ना फिर आशा भोसले, वो सिंगर भी थी और एक्ट्रेस भी थी और इस फिल्म की हीरोइन भी थी। अच्छा, पाकिस्तान की जो पहली फ़िल्म थी उसकी एक्ट्रेस जो हैं वो आशा भोसले थी। और उसके बाद फिर अली बख्श ज़हूर उसके पहले मेल प्ले बैक सिंगर थे। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि ये फ़िल्म रिलीज़ तो हुई, चल ना सकी, और उसके बाद इसका कोई LP रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि इसके जो गाने थे वो स्क्रीन की हद तक ही रहे, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो सके क्योंकि कैसेट में नहीं आए और ना LP में आए। तो इसलिए आज वो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत के पास नहीं है। नहीं तो जो क्या नाम है, जो गाने थे उस वक़्त के, जी क्या नाम है, वो उस वक़्त कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं था या कोई कैसेट्स वगैरह का नहीं था? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप सन देखें ना, 1948 है वो, जिन्होंने बनाई ये फ़िल्म वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि जब हम फिल्म बनाने के लिए गए थे तो 1 साल ही हुआ था आज़ादी को, तो हमने फिर जो जितने स्टूडियोज़ थे उसमें गए हम, तो देखा तो कैमरे यहाँ पड़े हुए हैं, चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, सेट्स ख़राब हुए हैं, तो एडिटिंग का निज़ाम ख़राब है, कैमरे नहीं बिल्कुल सही, तो लाइट्स भी नहीं सही। लेकिन वो कह रहे हैं वो जितनी गिनी चुनी चीज़ें थी उनको इकट्ठा किया और फिर उससे हमने ना एक फ़िल्म बनाई, एक ही फ़िल्म बना पाए, और वो फिर तेरी याद बनी। जो पाकिस्तान के हिस्से में सामान आया उससे उन्होंने चीज़ें, और हिंदू जो छोड़ के गए थे वहाँ पीछे, यहाँ स्टूडियोज़ बहुत थे ना, लाहौर में भी बहुत स्टूडियोज़ थे, तो जो छोड़ के गए थे, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ था, तो हर चीज़ तबाह हो गई, तो फ़न तो तबाही हो गई। आशा भोसले ने कैसे यानी कि काम किया पहले? आपको मैं एक बात बता दूं, ये आशा भोसले वो आज की नहीं है, ये आशा भोसले एक मुसलमान औरत थी। अच्छा, ये मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, मैं वो समझ रहा हूँ जो इंडियन सिंगर है। नहीं, अच्छा, ये आशा भोसले पहली एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म तेरी याद। और ये पाकिस्तानी थी? नहीं, हाँ पाकिस्तानी थी, हैं तो उस वक्त तो इकट्ठे थे, यानी कि बाद में पाकिस्तान। जी जी। और ये मुसलमान औरत थी, क्योंकि उस ज़माने में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे याद बता दूं, उस ज़माने में ना, क्योंकि बॉम्बे की इंडस्ट्री थी, तो वहाँ ना जो मुसलमान एक्ट्रेस थे या एक्ट्रेस थी वो अपना नाम बदल के हिंदू रख लेती थी,
उस जैसे दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब हैं, दिलीप कुमार रखा, और बड़ा बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये बात थी, तो इसलिए वो उस दौर की आशा भोसले थी। इनके वालिद साहब थे, मतलब इनके भाई थे शमशेर अली खान, वो वायलिन बजाते थे, तो वो इनके भाई थे आशा भोसले। और ये अनायत अली नाथ जो इसके मौसीकार थे, वो वालिद साहब थे आशा भोसले के। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप स्कॉलर हैं म्यूज़िक के। जी। तो आपने कोई पढ़ाते भी हैं म्यूज़िक, आप जी जी, टीचिंग करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये इल्म वो है, मेरा ख्याल है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मेरा ख्याल है कि ये इल्म ना वाइट बोर्ड पे बताने वाला इल्म है, सिर्फ हारमोनियम पे बताने वाला नहीं है। पहले इसके बारे में बताया जाए कि ये है क्या, ये इसका लॉजिक क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये किस तरह का है, बाद में आप उसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाएं। नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल प्रॉपर नहीं पढ़ाया जाता, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में तो बाकायदा इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है म्यूज़िक को। और लोग ये भी कहते हैं कि म्यूज़िक जो है वो मौसीकी जो है रूह की ग़िज़ा है। जी जी। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इसके ऊपर इतना वो किया जाता? देखिए, सबसे बड़ी मसला ये है कि हमें इसमें जो हायल है चीज़, वो है रिलीजन हमारा, जो हमारा अपना बनाया हुआ एक तरतीब है। वो ये कहते हैं, जब अगर आप किसी से पाकिस्तान में बात करें तो वो ये कहता है जी उनके मज़हब में शामिल है मौसीकी, हमारे मज़हब में शामिल नहीं है, इसलिए वहाँ अच्छे तरीके से उसे कुलिये कायदे से बताया जाता है, यहाँ कुछ नहीं बताया जाता। इस वजह से उसके बावजूद भी तो यहाँ पे काफ़ी हमारे नामवर सिंगर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है म्यूज़िक में। जी। अभी भी हमारे जो आतिफ असलम, अली गफ़र, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर गाया और उनको पीछे छोड़ दिया। आज भी इनकी डिमांड है इंडिया में। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा आपका सवाल का जवाब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। यहाँ मजहबी तौर पर इसे लिया गया, और मजहबी तौर पर हैरत की बात है कि जब ये नात पढ़ते हैं तो म्यूज़िक की तर्ज पे होती है वो नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वो राग में होती है, एक राग और रागनी में होती है। और उसके बाद जब ये किसी की तारीफ़ करते हैं, मतलब अल्लाह की अज़ान जो है, अल्लाह की अज़ान जब पढ़ी जाती है तो वो सिंध भैरवी में है। जब किरत की जाती है, जब भी कुरान की आप किरत करेंगे तो वो किसी न किसी रागनी और राग में होगी, ये हो ही नहीं सकता बाहर जो। तो हमने तो एक अलग चीज़ बना दी है, तो वहाँ अलग चीज़ बन गई है। तो वहाँ ये है कि उसका लिटरेचर लिया जाता है, यहाँ लिटरेचर समझाया नहीं जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक लिटरेचर जब तक आपकी समझ में नहीं है, आप कर तो लेंगे उसे, लेकिन आपका भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यहाँ हमें सबसे जो मुश्किल बात यह है यहाँ पाकिस्तान में कि यहाँ लिटरेचर पढ़ाने वाले पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते, और जो सीखने वाले हैं वो सीखना नहीं चाहते। नहीं, वो सीखना चाहते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह वो सिखाना चाहते हैं। अब वो जितने पुराने हैं हमारे जानने वाले, वो कहते हैं कि जिस तरह हमने सीखा है ना, उस्तादों की खिदमतें कर करके और बाकी बहुत मुश्किल से सीख, हम क्यों किसी को बताएं। हाँ। हैं लेकिन अब तो देखें ना, दौर चेंज हो गया, अब लोग तो एडवांस हो गए, डिजिटल हो गया, म्यूज़िक भी अब जो है वो डिजिटल हो गया। अच्छा, आज के और पुराने म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? आज की और पुराने म्यूज़िक में ये फ़र्क है कि आज का म्यूज़िक VSTs पे है, यानी कि वर्चुअल साउंड ट्रैक, और पुराना म्यूज़िक जो था वो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स पे था। तो वो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स जब आप बनाते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर बनता है, एटमॉस्फेयर में ही क्रिएशन होती है, वो सब फ्रीक्वेंसी मिलती हैं तो फिर वो एक असर बनता है। लेकिन अब तो एक सॉफ्टवेयर आ गया, उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। हाँ जी, वो ऐसी है, इसीलिए वो असर छोड़ गई। यानी कि गाना बनते हैं बहुत से गाने, पिछले 35 साल से कोई गाना हिट नहीं जा रहा पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। तो इसकी क्या वजह है? इसकी VSTs। देखिए, हमारे पास ना बजाने वाला बैच भी नहीं है, बात वहाँ आ गई। जो लाइव बजाने वाले बैच होते हैं ना, इंडिया में 40-40, 50-50 साजिंदे थे, हमारे भी साजिंदे थे, वो सब ख़त्म हो गए। क्यों? VSTs आ गई। मुझे याद है एक बंदा है था हमारा उधर, वो चैलो बजाता था। चैलो यानी मीन्स एक बड़ा गिटार जिसे नीचे से ऐसे करके बजाते हैं, उसको वो बजाता था। तो पप्पू उसका नाम था। तो मैंने उसे अपने एक कॉम्पोजिशन में मैंने उसे बुलाया, तो मैंने उसे कहा कि आप ये अपने बेटे को सिखाएंगे? तो कहता है अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं इसको सिखाऊंगा किसी के साथ। मैंने कहा वो क्यों? कहते यहाँ कदर शनास ही नहीं है। और अब हाल ये है कि वो उसे हम कहते हैं बैच, जिसमें 20-25 लोग बजाते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास जब कोई आदमी आता है बाहर से सदर, तो उसको बजाने के लिए भी बैच होना चाहिए, वो होता है।
हर मुल्क के पास है, होता है बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पास नहीं है। अच्छा, वो इधर उधर से पकड़ के ना इकट्ठे करते हैं उसी टाइम और उसे बजवा भी मौके होता पे, है। यानी कि वो सिर्फ समझ लें कि फड़ लो ये काम। पहला मुल्क है हमारा जिसके पास बैच अपना नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं। यानी कि सरकारी सतह पे एक होना चाहिए। हाँ जी, म्यूज़िक की हाँ देखिए ना, म्यूज़िक के ऊपर कोई काम करना ही नहीं चाहता पाकिस्तान में, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी पाकिस्तान के सॉन्ग्स जो हैं वो वायरल भी हुए हैं, मशहूर भी हुए हैं, फेमस हुए हैं। आपका जैसे कोक स्टूडियो है जी, इस वक्त, कोक स्टूडियो जितने भी सीज़न आए हैं, कोक स्टूडियो के सारे गाने आपके पसंद किए गए हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया कोक स्टूडियो। जी जी। अच्छा देखिए जी, ये आपने ये बहुत अच्छी बात कही और किसी ना किसी तरीके से हमारा म्यूज़िक पाकिस्तान का जो हिट है और वो बहुत एक अच्छा है निज़ाम जो इन्होंने कोक स्टूडियो का बनाया हुआ है, सीजन्स चलते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह है कि म्यूज़िक सिर्फ कोक स्टूडियो नहीं, म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, एक फ़िल्म का म्यूज़िक भी है। कोक स्टूडियो में फ़िल्म का म्यूज़िक नहीं गाया जाता, कोक स्टूडियो में सिर्फ सूफीज़म गाया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में वजाहत करता हूँ। दुनिया में 4 तरह के जो है ना वो संगीत हैं, म्यूज़िक हैं। सबसे पहला है क्लासिकल। तो क्लासिकल जो है उसमें हम राग और रागनी के बारे में वो होता है और राग और रागनी को ही स्ट्रेटली गाया जाता है मनकबतों की सूरत में, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी शक्लों की सूरत में राग रागनियों की, और उसके बाद टप्पे, और बहुत एक निज़ाम है अलग उसका गाने का। फिर देखते हैं हम लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक वो है जिसमें फ़िल्म का म्यूज़िक आता है और गज़ल और गीत आते हैं, इन्हें हम लाइट म्यूज़िक कहते हैं। और सारा फिल्म का म्यूज़िक और पीटीवी का म्यूज़िक लाइट म्यूज़िक में आता है, रेडियो का भी। फिर उसके बाद तीसरा आता है फोक म्यूज़िक। अब फोक म्यूज़िक जो है ना वो क्या है, वो है धमाल, हीर वारिस शाह, नातें, सूफीज़म पे, काफ़िए, टप्पे, माइये और क्या कहते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, ये सारा हमारा फोक है। उसमें से एक पोर्शन है सूफीज़म, वो उन्होंने गाया है। तो इतना सारा पड़ा हुआ है पीछे। अभी मौजूदा सिंगर्स में आप किसको समझते हैं कि जो अच्छा इस वक्त जा रहा है और आप समझते हैं कि पाकिस्तान का एक उसने आगे नाम रोशन किया? मैं आपको जी मेरा एक राय है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि सही हो, लेकिन एक राय है मेरी थोड़ी सी तजर्बे के हिसाब से। वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त। ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी पंजाब की, वोकल के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से भी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमें ट्रैक नहीं मिल रहा, और जिनको ट्रैक मिला हुआ है ऑलरेडी, तो एक सिंगर का कोई गाना हिट हो गया तो वो फिर एक ही होता है, बाद में वो 1-2 साल के बाद एक और हो जाता है। तो इस तरह के सिंगर हैं, लेकिन ये इस तरह है कि जो म्यूज़िक पाकिस्तानी फ़िल्म का है ना वो हिट नहीं हो रहा। नहीं, अब पाकिस्तानी फ़िल्म की आप बात करें, अब वो पाकिस्तानी फिल्म्स बने तो म्यूज़िक चले ना, पाकिस्तानी मूवीज़ भी नहीं चलती हमारी। देखिए मौजूदा सूरत हाल आप देख लें, जितनी भी मूवीज़ आई हैं, आपने मेरे ख्याल एक भी शायद फ़िल्म ना देखी हो। जी नहीं, वो कुछ मेरे जहन में रहा। तो ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे एक फ़िल्म आई थी दोस्ती पाकिस्तान की, एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। तो वो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन उसे हिट किया उसके म्यूज़िक ने। चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, ये गाने उसमें थे, और वो इतनी चली जस्ट ओनली ऑन द म्यूज़िक। वाई? इसलिए उसका म्यूज़िक जो है ना बहुत अच्छा था। होता ये है कि स्क्रीन से ना आपको 2 चीज़ें आती हैं, स्क्रीन से आपको 2 चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, एक आवाज़ और एक तस्वीर। तस्वीर के जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, आवाज़ का भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। बिल्कुल। तो वो जो म्यूज़िक है ना वो भी एक पोर्शन है जो आपको लेके फिल्म को चलता है। म्यूज़िक की आपने अभी बात की है कि म्यूज़िक जो है वो फिल्म का एक अहम हिस्सा होता है। अब जो इंडियन मूवीज़ आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, और उसका म्यूज़िक का प्रीमियर अलग से रखते हैं और फिल्म का प्रीमियर जो है वो अलग से रखते हैं, और पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती। इसलिए कि इसे ये अहमियत नहीं देते। और अहमियत क्यों नहीं देते? वो समझते कि आम चीज़ है। आप हैरान होंगे कि कितने चैनल्स हैं हमारे मुल्क के, प्राइवेट चैनल्स, किसी ने भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं रखा हुआ अपने पास। उसकी वजह ये है कि ये म्यूज़िक पे डिपेंड नहीं करते, ये VSTs लगू के ना अपना काम निकलवा देते हैं। तो उससे जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास कोई ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है। अभी जो अभी हम टीवी के OSTs बनते हैं, या अभी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, या ग्रीन टीवी है,
उसके ओएसटी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। उस बारे में क्या आपका? वो है कि देखिए वो अच्छे लोग हैं, वो लोग जो हैं जो कर रहे हैं इनको मैंने देखे हैं चैनल्स पे ऊपर, वो ग्रीन का खास कर उसमें बड़ा अच्छा चला, लेकिन वो लोगों को फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, आप फिल्म की बात कर रहे हैं? मैं फिल्म की, क्योंकि ये एक बड़ा मीडिया है, एक बड़ा जगह है, एक बड़ा शो है ये, तो ये तो ड्रामे के हिसाब से मतलब कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कर लिया और ये और नहीं, अगर ये ड्रामा का कर सकते हैं इतना हाँ। अच्छा, तो आपके ख्याल से फिल्म का नहीं बना सकते या ये कोशिश नहीं करते ये? नहीं, ये इनको इनसे करवाई जाए, कोशिश तो है, लेकिन इनको भी एक गाइडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझिए कि एक टीवी के एक्टर है, ज़ाहिर उसे फिल्म का काम करना है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, थोड़ा सा बड़ा स्केल है वहाँ पे, बड़ा स्केल है, तो वहाँ फिर विजन भी बड़ा होगा आपका, ज़रा बड़ा विजन हो, क्योंकि वो करैक्टर के ऊपर घूमता है सारा कुछ। खैर अभी भी ये कर रहे हैं काम, करैक्टर के ऊपर ही करते हैं, तो लेकिन ये है कि बदकिस्मती से हमारे पास कोई इस वक्त हिट गाने नहीं है। अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से पाकिस्तान में क्यों नहीं इतने वो कंपटीशंस होते? जैसे इंडिया में आप देखें सारेगामापा और इस तरह इंडियन आइडल हो गया, पाकिस्तान में मेरे ख्याल एक दफ़ा ही पाकिस्तान आइडल हुआ है, और वो भी उसके बारे में भी बड़ी तनकीद की गई थी कि ये इन्होंने फ़िक्स किए हैं, पहले से डिसाइडेड था। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे कंपटीशंस होते? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जितने भी चैनल्स हैं ना, दुनिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो मतलब किसी मुल्क के चैनल हैं, उनमें एक चैनल म्यूज़िक का होता है, सिर्फ म्यूज़िक का। जितने भी ममालिक हैं, हमारे पास बदकिस्मती से एक चैनल भी नहीं है जो सिर्फ म्यूज़िक का हो। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है, प्रमोशन इसलिए नहीं करते कि जो करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे ना कि गुलकारों को इकट्ठा करके ले आएंगे और बोलेंगे जी अब हमने इसे इकट्ठा कर लिया, और जज को बोलेंगे अब आप इनसे सुने और आप ही बताएं कि ये अच्छा गा रहे हैं कि बुरा गा रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था पुराने जो कंपटीशंस हुए हैं, अब जो आगे जज बैठे हैं वो उनका ताल्लुक ही नहीं है म्यूजिक से, जी, वो यही एक्टर्स मैं बैठाए हुए हैं। जी मैं यही तो आपको क्या बताया, जज करना है? मैंने आपको यही बताया, मेरी बात करने का तरतीब यही थी कि जो मतलब कोई भी चैनल है वो इकट्ठे कर लेता है सारे गुलकार, और फिर वो ना जज बुलाता है, वो क्या देखता है कोई जज तो कोई आने को तैयार नहीं है, हैवी बजट पे बहुत निज़ाम है। जो देखिए मैं सीधी सी बात कर, वो क्या कहते हैं कि इधर उधर से ना एक्टर पकड़ लेते हैं, या कोई पुराना एक्टर पकड़ लिया, या थोड़ा बहुत हाउ नो जिसे पता है उसे बिठा दिया और उसे कहा जी ये गाएंगे, आपने जज करना है। अब उसे पता ही नहीं कि जज क्या करना है, तो सारी दुनिया देख रही होती है, ठीक है, मजाक बनता है आपका। तो वो हमारा मजाक बनता है कि जज को खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है आगे, ठीक है ना, तो वो क्या जज करेगा। एक तो बात ये है कि हमारे जितने भी म्यूज़िक वाले हैं ना, आप मुझे एक भी म्यूज़िक चैनल बता दें पाकिस्तान में कितना चैनल है, एक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीरियस नहीं लिया, ये ख़बरों के पीछे भाग रहे हैं सारे, ठीक है ना। आपने तज़किरा किया था ऑफ द सेट के रूह की ग़ज़ा है म्यूज़िक हैं, तो वाकई ये रूह की ग़ज़ा है, तो जब आप रूह को ग़ज़ा नहीं दोगे ना तो फिर दिमाग काम करेगा आपका। तो हमारे पास अभी दिमाग की ग़ज़ा है, वो क्या है, डिजिटल म्यूज़िक। और डिजिटल म्यूज़िक क्या है, डिजिटल म्यूज़िक एक म्यूज़िक ही है, लेकिन वो डिजिटल हो गया जी, उसे नयापन दे दिया। और हैरत की बात है कि डिजिटल म्यूज़िक जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इतना अच्छा कर दिया उसे, अगर वो 50% था तो उसे डिजिटल से उन्होंने 70-80% कर दिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने क्या किया है कि डिजिटल म्यूज़िक यानी VSTs और इस तरह की सब चीज़ें लगाने के बाद 50% अगर अच्छा था म्यूज़िक, उसे 30% कर दिए। अच्छा, आप अगर आपको मौका मिले पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए कुछ करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने अच्छा सवाल किया। ऐसा है कि ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का म्यूज़िक 1948 में पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है ना वो स्टार्ट होता है, क्योंकि 48 की जो फिल्म है तेरी याद से, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बना, तो 49 से पाकिस्तान के गाने रिकॉर्डेड होते हैं, वो टिल 2005 तक जाते हैं या 1975 तक जाते हैं। तो वो जितने मशहूर और मारूफ गाने हैं, चाहे उनमें मेलोडी है, चाहे उनमें बैकग्राउंड का गाना है, चाहे उनमें कैबरे सॉन्ग है, चाहे उनमें खेतों का गाना है, चाहे उसमें बंदिश है, चाहे नात है, कवाली है और कैबरे सॉन्ग्स है, जो भी हैं, जितने भी हिट हुए हैं गाने फ्रॉम 1949 टिल 1975, और 1975 में हीर रांझा रिलीज़ हो रही, यहाँ तक जितने भी गाने हैं, जितनी फिल्म, उन सब गानों को न्यू टैलेंट से गवाया जाए और
विद द सेम बैच, यानी कि वही गाने बजवाए जाएं, बैच एक नया बनाकर, ताकि हमारा जो वो म्यूज़िक है जिसको नात खान आजकल बड़ी बेदर्दी से गा रहे हैं वो मेलोडीज़ को, तो क्यों ना हम उनकी असल शक्ल दिखाएं और हमारा जो नया टैलेंट है जिसे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के टैलेंट को कि हमने किधर जाना है, उनको गाइड करके उनसे वो गाने गवाए जाएं दोबारा जो ऐसे लोगों ने गाए, मसलन अली बख्श ज़हूर, उसके बाद हम देखते हैं एहसन भट्टी साहब देखते हैं, मेहंदी हसन साहब देखते हैं, मसूद राना साहब, अहमद रुश्ती साहब, और वहाँ नूर जहाँ को देखते हैं, नूर जहाँ देखते हैं, ज़ुबैदा खानम, मुनव्वर सुल्तान, ये लोग देखते हैं, नईद अख्तर, इनके गाने जो हैं यही हिट हैं और किसी के गाने हिट आप जो बार बार कह रहे हैं कि गाने हमारे हिट नहीं हैं, फ्लॉप जा रहे हैं, आपके नज़दीक एक गाना ये आज की बात कर रहा हूँ, गाना जो हिट है हाँ, वो उसकी क्या डेफिनेशन है कि ये गाना हिट है? देखिए जी, गाना हिट ये है कि उसकी शायरी म्यारी हो और उसकी तर्ज भी अच्छी हो, और तीसरी सबसे अहम वजह जो है वो है कि गाना समझ आना चाहिए क्या गा रही है। आजकल आप गाना सुन लें, आपको उसको पहली लाइन समझ आएगी, उसके बाद आप नहीं बता सकते आगे क्या कहा उसने। लेकिन असल में आजकल ना लोग म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ये नहीं देखते कि गा क्या रहा है, वो सिर्फ म्यूज़िक अच्छा लगता है तो लोग कहते हैं गाना बहुत अच्छा है। देखिए जी, आपके अंदाजे से ये ज़्यादती नहीं है गाने के साथ कि सिर्फ म्यूज़िक ही उसको पसंद आ रहा है, मेलोडी का पता ही नहीं है, आपको व्यूअर्स का बताया ना कि जो ऑडियंस सुनना चाहती है लोग वो बना रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, फैशन भी है, जैसे बड़ी पेंटें आ गई, छोटी पेंटें आ गई, उसके बाद फिर जैकेट्स आ गई, अजीब अजीब से आ गए मामलात, तो फैशन के हिसाब से चलता है। आज का एक फ़ैशन है, ये इन्होंने फैशन पे ले लिया ऐसे, लेकिन हम कितना कर लेंगे म्यूज़िक ख़राब। आपने देखा नहीं है कि एक बहुत अच्छे आजकल के एक मशहूर गायक बड़े मशहूर हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने म्यूज़िक का, जिनका चाहत फतेह अली खान की बात कर रहे हैं वो, जिन्होंने, मैं नहीं कहता कि वो उन्होंने गलत गा रहे हैं या क्या, मैं उन पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर काम का एक इल्म होता है। लेकिन आप देखें ना, वो उन्होंने वो बदोबदी गाया अपने अंदाज में, और इतना वायरल हो गया कि मजबूरन जो ओरिजिनल थे उसके मेकर्स, उनको स्ट्राइक भेजना पड़ गई। ऐसा है, वो उस ओरिजिनल गाने के इतने व्यूज़ नहीं थे जितने जो उन्होंने गाया उसके व्यूज़ थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि हमने म्यूज़िक ही ख़राब सुनवाना शुरू कर दिया है, तो वो सुनने वाले कहाँ जाए। लोगों ने तो उसको एज आ एंटरटेनर के तौर पे लिया है, एज आ म्यूज़िक नहीं उसको सुना मेरा ख्याल। लेकिन ये देर पा नहीं रहते। देखिए जो मेलोडी ख़त्म हो गई हुई ना पाकिस्तान में, उसे दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा हमें। और पाकिस्तान में इस वक्त कौन है जिसको ज़िंदा करेगा? आप किसको देखते हैं? देखिए राहत फ़तेह अली खान, सारे अली बग्गा, इनमें से किसको आप देखते हैं? देखिए जी मेरी बात, राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो गायक हैं, साहर अली बग्गा साहब जो हैं वो कंपोज़र हैं, तो वो तो ख़ुद मशहूर आदमी है। और ये वो करेंगे, कौन मौसीकार करेगा? तो अभी है कोई मौसीकार ऐसा जो आप समझते हैं कि ये कर सकते हैं? जी आपके सामने बैठा हुआ है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक कुछ किया फिर? तो इसलिए कि ये एक टीम वर्क है और मैं अकेला नहीं कर सकता। इस पे वर्क किया है मैंने, 5 साल से वर्क कर रहा हूँ इस पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान का म्यूज़िक जो है ना लोग सुने, इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाए विद द न्यू टैलेंट। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि अगर आपको पाकिस्तान में मौका नहीं मिला तो आप भारत जाके काम कर लें? देखिए ये भारत जाके पाकिस्तान का म्यूज़िक नहीं बाहर लाया जा सकता, भारत में जाके भारत का ही वही मैं कह रहा हूँ ना। आपको अगर आप समझते हैं कि आपको पाकिस्तान में आप नहीं काम कर सकते, तो आपको अगर वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप करना पसंद करेंगे? एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर आए तो मैं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान का म्यूज़िक जो है ना, मेरा ख्वाब है कि उसका म्यूज़िक जो है, जो अनबिलीवेबल लीजेंड म्यूज़िक था, जिसमें मौसीकार और एक दौर था, ये 1948 से टिल 90 तक का दौर था, उसको दोबारा बाहर लाया जाए और नया टैलेंट के साथ। पाकिस्तान और इंडिया के म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान और इंडिया के म्यूज़िक में पहले के अभी यानी कि आप मौजूदा क्या देखते हैं? आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान का म्यूज़िक इंडिया में नहीं चल सकता, क्या यानी कि अभी पाकिस्तान के कितने सिंगर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो चल नहीं सकता। मैंने कहा कि पाकिस्तान का म्यूज़िक जो है वो हमें पाकिस्तान में ही बनाकर पेश करना चाहिए। इंडिया ने कितने गाने आपके कॉपी किए हैं? हाँ, कितने फेमस गाने आपके पाकिस्तान के कॉपी किए हैं? जी, स्टिल वो अभी भी करते हैं। जी। और इसी तरह पाकिस्तानी भी करते हैं। जी। ठीक है, इसके बारे में क्या आपका? देखिए कॉपी वो चीज़ होती है जो बहुत मशहूर हो जाए, पॉपुलर हो जाए, और फिल्म का गाना जो होता है ना वो पॉपुलर होता है क्योंकि वो सादा सा गाना होता है, उसमें रागदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उस जल्दी से मुंह पे चढ़ जाता है। अभी ये पसूरी गाना आया था आज से 2 साल पहले। जी। वो इंडिया ने फ़ौरन कॉपी किया।
जी, तो म्यूज़िक बहुत अच्छा था। हाँ, उसकी वजह यही कि प्राइवेट एल्बम्स जो है ना पाकिस्तान में फिल्म का म्यूज़िक डल हो गया, प्राइवेट एल्बम्स अबव हो गई। देखें आप ये भी तो देखें ना, पाकिस्तान में मूवीज़ बनेंगी तो वो गाएंगे ना हमारे सिंगर। म्यूजिकल मूवी। जब फिल्म ही नहीं बनती तो वो कैसे फिल्म ऐसा को है गाएंगे? पाकिस्तान में अगर हम चाहें ना तो म्यूज़िकल फिल्म बनाए, जैसे लास्ट टाइम सरगम बनी थी, है म्यूज़िकल फिल्म बनाए, सिचुएशनल के हिसाब से बनाएंगे ना, म्यूज़िकल फिल्म होगी, पता चलेगा कि इसमें म्यूज़िक आया है, उसके बाद फिर हम बाहर ला सकते हैं। पाकिस्तान के म्यूज़िक बहुत रिच है, ऐसा ऐसा काम किया हुआ है पाकिस्तान के म्यूज़िक ने और लीजेंड्स ने, ऐसा ऐसे गाने बनाए हुए हैं कि बदकिस्मती से हम पेश नहीं कर सके, तो हम चाहते हैं कि पेश करें। चले, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको मौका दे म्यूज़िक के लिए कुछ करने के लिए। आज ये म्यूज़िक के लिए और इस जनरेशन के लिए कुछ करूँ मैं, मेरी उम्मीद है कि मैं इजाज़त चाहते हैं आपसे, बड़ा अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। बड़े बहुत शुक्रिया। उम्मीद है नाज़रीन आज का आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए और अगर आपकी अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।